इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन चर्चा करेंगे आज इस लेक्चर में इकोनॉमी सर्वे के बारे में। राजस्थान का जो इकोनॉमी सर्वे है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो हाल ही में जो भजनलाल सरकार है उसके द्वारा जारी किया गया। आज अपन इस लेक्चर में पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे करते करते अपन एक दिन का एक लेक्चर चर्चा करेंगे और पूरा इकोनॉमी सर्वे है उसको एग्जाम के आधार से तैयार कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। आज का पहला टॉपिक है जो भारत आर्थिक परिदृश्य है, वो वर्तमान में क्या कुछ है सरकार का। तो जो बेसिक थीम होती है, जैसे कि जीडीपी क्या होती है, एचडीपी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, या होलसेल प्राइस, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आपने ये नाम सुने होंगे। या आखिरकार होते क्या है, पहले तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट में जो अपडेटेड डेटा है जो एग्जाम में पूछा जाता है उनके बारे में अपन जान लेंगे। तो पहले अपन जानेंगे दोस्तों गाइस कि जीडीपी आखिरकार होती क्या है। यह जीडीपी होती है जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। ये क्या होता है कि एक देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित जो विशिष्ट वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं उनका मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, अर्थात भारत के अंदर, जैसे कि ये अपना इंडिया है, इसके अंदर जो भी चीजें उत्पादित होगी, जो भी सेवाओं का प्रोडक्शन होगा, उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा वो अपनी जीडीपी में काउंटिंग होगा। ठीक है, गाइस जीडीपी में वो चीजें काउंटिंग भी होंगी जो विदेशी लोग यहाँ पर कुछ उत्पाद करते हैं वो, लेकिन इसमें वो चीज काउंट नहीं होगी जीडीपी में। जैसे भारतीय कोई कंपनी है और वो अमेरिका में, यूएसए में जाकर कोई काम करती है, तो वो चीज इसमें काउंट नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी कि सीमाओं के भीतर जो भी चीज उत्पादित होती है, कुछ भी उत्पादित हो रहा हो, वो इसमें काउंटिंग होगी। इसकी गणना में निजी खपत कितनी हो रही है, कुल निवेश इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, सरकार के द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, तथा सरकार कितना खर्च कीगी, कितना खर्च करती है, इन सबको जोड़ा जाता है। साथ ही सरकार का आयात और निर्यात, इनको दोनों को घटाकर भी जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अपने आयात किया 50 रुपए का और निर्यात किया 60 रुपए का, तो इन दोनों का अंतर हो गया 10 रुपए। इस 10 रुपए को जीडीपी में काउंटिंग की जाएगी। ध्यान रखना, जीडीपी है वो सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है, जो अपना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या ऑफिस है उसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एसडीपी के बारे में। अभी अपन ने चर्चा की जीडीपी के बारे में, अब अपन देखेंगे राज्य की एसडीपी के बारे में, अर्थात स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में। तो दोस्तों जो दोहरी गणना होती है उससे बचते हुए घरेलू सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय अवधि में समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग है, वो एसडीपी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, राज्य घरेलू उत्पाद है। अर्थ कहने का मतलब है कि ये मान लो अपना ये राजस्थान है, इस राजस्थान में जो भी चीजें उत्पादित हो रही हैं सीमाओं के अंदर, मतलब यूपी में नहीं, अपने राजस्थान के अंदर जो भी चीजें उत्पादित होगी उन वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो राज्य घरेलू उत्पाद है। इसमें भी यही होगा कि जो राज्य की घरेलू सीमाएं हैं, मतलब राजस्थान की जो भी, जैसे यूपी का आदमी राजस्थान में काम कर रहा है, वो राजस्थान की जीडीपी में काउंट होगा, ना कि यूपी की जीडीपी में। वही कोई राजस्थानी है वो यूपी में रहने लग गया है और वहां पर कोई कंपनी उसने खोल ली है ना, तो उसकी जीडीपी है वो यूपी में लागू होगी, न कि राजस्थान में लागू होगी। ठीक है गाइस, इसे जारी किया जाता है आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय द्वारा। ध्यान रखना, राजस्थान जीडीपी है, स्टेट जीडीपी, वो किसके द्वारा जारी की जाती है, वो जारी की जाती है अपने आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रचलित और स्थिर कीमतों पर जारी की जाती है। प्रचलित कीमतें जो वर्तमान में चल रही होती है उनको ध्यान में रखकर, और स्थिर कीमत होती है जो किसी एक, जिसमें ऐसे वर्ष को लिया जाता है जिसमें उतार चढ़ाव कम होता है, आधार वर्ष को लिया जाता है और उसके आधार पर जीडीपी तैयार की जाती है। ये सभी क्षेत्रों के लिए सकल और शुद्ध दोनों रूप में तैयार की जाती है। इसमें उसी उत्पाद को ध्यान में रखा जाता है गाइस जिसका उत्पादन राज्य की सीमाओं के अंदर हुआ हो। साथ ही सकल अनुमानों में से जो स्थायी पूंजी का उपभोग है, जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है, उसे घटाया नहीं जाता। जबकि शुद्ध अनुमानों के लिए जो सकल मूल्यों के जो समकक्ष है उसमें स्थायी पूंजी का उपभोग है, उसे गाइस घटाया जाता है। अब आगे देखते हैं अपन, जो अपन ने देखी अपनी जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी, उसके बारे में।
स्टेट जीडीपी को अपन ने दो भागों में बांटा, एक तो प्रचलित कीमतों पर और एक स्थिर कीमतों पर। दोस्तों जो स्टेट जीडीपी है, ग्रोस जो जीडीपी है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। अगर इसकी प्रचलित कीमतों पर बात करें तो एक वर्ष के दौरान उत्पादित विभिन्न उत्पादों को प्रचलित मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है, ठीक है, और इसके आधार पर जीएसडीपी का अनुमान लगाया जाता है। साथ ही समय की वास्तविकता और आर्थिक विकास को इसमें प्रकट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें दो चीज होती है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो मात्रा है वो गाइस परिवर्तित होती रहती है, और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में भी परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये साल है अपना 2024, इसमें जो विभिन्न उत्पाद है, जैसे कि कोई अपन लैपटॉप बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, इनकी वर्तमान में प्राइस क्या है, उसके आधार पर इनको मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन इसमें इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता, मात्रा यानी कि कितना प्रोडक्शन हुआ लैपटॉप का, उसका साथ ही इसका मूल्य कितना, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है उसमें, इसका ध्यान इसमें नहीं रखा जाता है प्रचलित कीमतों पर। वही स्थिर कीमतों पर अपन जीएसडीपी की बात करें तो इसमें मूल्य परिवर्तन और मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना हेतु आधार वर्ष के रूप में एक निश्चित वर्ष पर कीमतों का उपयोग किया जाता है, और स्थिर मूल्यों के आधार पर एसडीपी की गणना की जाती है। अर्थात जैसे मान लिया जीडीपी 2011-12 है, अपने इसमें आधार वर्ष ले लिया। गाइस आधार वर्ष ऐसे वर्ष को चुना जाता है जिसमें इकोनॉमी में उतार चढ़ाव बहुत कम हुए हैं। जैसे 2011 में अपना इकोनॉमी मान लो 5% था, और ये दो 2024 में अब बढ़ गया, 2024 में बढ़कर मान लिया 10% हो गया। तो 2011 से 2024 के बीच में कितनी परसेंट डेवलपमेंट हुई, 5% की। इसके आधार पर इसको बेस बनाकर 2011 से 2020 की तुलना में क्या कुछ वृद्धि हुई, इस आधार पर अपन इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गाइस प्रचलित कीमतों पर अपनी वर्ष 2023-24 की जीडीपी है वो राज्य सकल घरेलू उत्पाद और अखिल भारतीय घरेलू उत्पाद का 5.17% तक है, ठीक है। मतलब कहने की है कि जो इस बार अपना जीडीपी अनुपात है, राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद और भारत का जो जीडीपी अनुपात है, उसमें भारतीय राजस्थान का जीडीपी है वो 5.17% में अपना योगदान दे रहा है। वही स्थिर कीमतों पर जो राजस्थान का जीडीपी है वो अखिल भारतीय स्तर पर 4.86% का योगदान देने की संभावना है। प्रचलित कीमतों पर 5.17 और स्थिर कीमतों पर 4.86% का योगदान देगा, ठीक है। इनके जो अपनी स्टेट जीडीपी क्या है और नेशनल जीडीपी क्या है, इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। ये कुछ फैक्ट थे, यहाँ पे आ गए तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे बात करते हैं जीवीए के बारे में, ग्रोस वैल्यू एडेड, सकल मूल्यवर्धन के बारे में। दोस्तों जीवीए है, इसमें जीडीपी में से माइनस किया जाता है टैक्स को, और जो सब्सिडी होती है वो इसमें जोड़ दी जाती है। अर्थात जीडीपी है अपनी जो एक घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का योग, जो मौद्रिक मूल्य होता है वो होता है, उसमें से माइनस कर दिया जाता है टैक्स। यानी कि जैसे कि सरकार को 50 करोड़ रुपए का टैक्स प्राप्त हुआ, इसको माइनस किया जाएगा, और सरकार ने मान लो 50,000 रुपए की सब्सिडी दी, उसको इसमें से घटा दिया जाता है, और जो भी मूल्य निकल कर आता है वो सकल मूल्यवर्धन होता है, ठीक है। जीडीपी में क्या होता है कि जो जीबीए होता है, ग्रोस ग्रोस वैल्यू एडेड होता है, इसमें जोड़ दिया जाता है सरकार द्वारा अर्जित कर, टैक्स तथा उत्पादों पर जो कर लगाया जाता है वो, और जो सब्सिडी होती है उत्पादों पर जो सब्सिडी दी जाती है उसको घटा दिया जाता है। गाइस इसका ध्यान रखना है, इसका आधार वर्ष है वो 2011-12 है। मोस्टली आप जिन जैसे जीबी है, जीडीपी है, एचडीपी है, इनका सबका आधार वर्ष 2011-12 देखेंगे। ये देखते हैं आप जीएसबीए, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, अर्थात जो अपना जो सकल जो अपना राज्य स्टेट वैल्यू एडेड है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जीएसडीपी होता है, उसमें से उत्पादों पर जो सब्सिडी होती है उसको जोड़ दिया जाता है, और उत्पादों पर कर है उसे घटा दिया जाता है। अर्थात राज्य का जो वैल्यू एडेड, जो स्टेट राज्य मूल्यवर्धन एडेड है, वो उसमें उत्पादों पर सब्सिडी है उसको घटाया जाता है, और वो कर है उसको घटाया जाता है, उत्पादों पर सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, वो भी राजस्थान की जीडीपी के अंतर्गत है।
इसमें गाइस जब किसी उत्पाद के मूल्य में उसकी इनपुट लागत और कच्चे माल की लागत में कटौती के बाद जो राशि शेष बचती है वो ग्रोस वैल्यू एडेड है। मान लो कि 20 रुपए का एक ब्रेड का पैकेट है, ठीक है। इस पर इनपुट लागत कच्चे 8 रुपए की लागत है वो 16 रुपए, इन दोनों का अंतर है वो 4 रुपए आएगा। तो अपना जो ग्रोस वैल्यू एडेड होगा, जो अपन ने इसमें ऐड किया एक ब्रेड के पैकेट बनाने में, उसमें 4 रुपए का अपन ने ऐड कर दिया, तो जीवीए होगा 4 रुपए, ठीक है। क्योंकि जब अपन ने कच्चा माल वैसे लिया था तो 16 रुपए में आया था, और जब इसको अपन ने ब्रेड पैकेट में बदला तो इसमें +4 कर किया, तो 20 रुपए का एक ब्रेड का पैकेट तैयार हो गया। आगे देखते हैं एनडीपी के बारे में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में। तो दोस्तों शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है वो किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य होता है। इसमें जीडीपी में से जो पूंजीगत संपत्तियों का मूल्य ह्रास है वो घटा दिया जाता है। मान लो एक कार है, ठीक है। कार अपनी जीडीपी में कार का काउंट होता है। अब कोई कार जैसे आपने खरीदी, मान लो 2015 में आपने कार खरीदी और अभी चल रहा है 2024। इस 2015 से 2024 के बीच में ये कार कुछ डैमेज भी हुई होगी, इसका कुछ ह्रास भी होगा। इसकी वैल्यू है जो 2015 में मान लिया 10 लाख रुपए इसकी वैल्यू थी, अब इसकी घटकर मान लो 6 लाख रुपए ही वैल्यू बचेगी। तो इन दोनों का अंतर इसको घटा देंगे ना, तो फिर ये 4 लाख आएगी। इसको माइनस किए जोड़ के जो भी निकल के आएगा वो अपनी शुद्ध घरेलू उत्पाद है, ठीक है। अंतर कर दिया जाता है किसी भी वस्तु का कितने मूल्य ह्रास हुआ, उसकी मार्केट प्राइस जीडीपी में गिर गई है, उसको जीडीपी में से माइनस करके जो भी आता है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है गाइस। अब अपन देखते हैं राजस्थान का एचडीपी, ठीक है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। इसमें वही होता है जैसे राजस्थान की जीडीपी है, उसमें से किसी वस्तु का मूल्य ह्रास कितना हुआ, जैसे कि लैपटॉप है। लैपटॉप मान लिया कि मान लो 80,000 का कोई लैपटॉप है और उसकी वैल्यू गिर के अब हो गई है 50,000। तो ये 50,000 है, इसको इसमें से घटा दिया जाता है, मेन जीडीपी में से जो भी निकल कर आता है वो अपना हो जाता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। आधार वर्ष है दोस्तों, ध्यान रखना 2011-12, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। दोस्तों पर कैपिटा इनकम होती है वो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है, उसमें से भाग दिया जाता है राज्य की मध्यवर्ती कुल जनसंख्या में से, ठीक है। जो अपना एनएसडीपी है उसमें से राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसका भाग दिया जाता है इसमें, ठीक है गाइस। ये लोगों के जीवन स्तर और उनका कल्याण का जो विभिन्न सूचक है उसके बारे में ये बताती है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में भाग दे दिया जाता है राज्य की मध्यवर्ती कुल जनसंख्या, और जो भी प्रोडक्ट निकल के आता है वो पर कैपिटा इनकम होती है। अपन देखते हैं जीएफसीएफ के बारे में, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, अर्थात सकल स्थायी पूंजी निर्माण के बारे में। दोस्तों सकल स्थायी पूंजी निर्माण है वो सरकारी और निजी क्षेत्र के फिक्स एसेट पर किए जाने वाले शुद्ध पूंजीगत व्यय का आकलन है। इसमें फिक्स एसेट में क्या क्या आता है, मशीन, कोई वाहन हो गया जैसे कार ट्रैक्टर हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, सड़क का निर्माण का कार्य हो गया, कोई इमारत हो गई, अर्थात जो अपना जो बुनियादी ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इसमें शामिल होता है, ठीक है। अब अपन जान लेते हैं डब्ल्यूपीआई के बारे में। डब्ल्यूपीआई मतलब थोक मूल्य सूचकांक के बारे में, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। दोस्तों व्यापक रूप से कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला ये एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। यह थोक व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसायों को बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव अर्थात उतार चढ़ाव आता है उसको मापता है। थोक स्टोरों पर वस्तु की कीमतों में आने वाला मुख्य तौर पर एक औसत परिवर्तन है। मान लिया कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसका थोक मूल्य गिरकर मान लिया 90 रुपए हो गया, तो इन दोनों का जो परिवर्तन है वो ही अपना डब्ल्यूपीआई है, सूचकांक है। इसे जारी किया जाता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा, जो कि वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, और इसे मासिक आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। हर महीने ये जारी होता है आर्थिक सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना किसके द्वारा,
आर्थिक सांख्यिकी कार्यालय है उसके द्वारा WPI को जारी किया जाता है, हर महीने जारी किया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका आधार वर्ष क्या है, इसका आधार वर्ष 2011-12 है। गाइस, भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ये एक महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति संकेतक है, जो महंगाई को, जो मार्केट में जो महंगाई बढ़ती है थोक मूल्य पर, उसको यह ज्ञात करता है। ठीक है। WPI की भारांश की वस्तुओं के बारे में बात करें कि इसमें कौन कौन सी वस्तुएं शामिल है। गाइस, WPI में जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं उनमें लगभग 177 वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें खाद्य सामग्री, गैर खाद्य सामग्री, खनिज पदार्थ और कच्चा पेट्रोलियम है, वो इसमें आता है। इसका भारांश है लगभग 22.6%। वहीं ईंधन और शक्ति की जो सामग्री है उनमें लगभग 16 वस्तुएं शामिल है, जिनमें LPG, पेट्रोल, डीजल, हाई स्पीड जो चीजें होती हैं वो, जिनका भारांश है 13.2%। विनिर्मित उत्पाद हैं वो भी WPI में आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा भारांश और वस्तुएं इसी में शामिल है। इसमें खाद्य और जो पेय पदार्थ होते हैं वो आते हैं, जिनका भारांश है 64.2%। तो पूछ लिया जाए कि WPI में सबसे ज्यादा भारांश किसका है, वो है अपना विनिर्मित उत्पादों का। वही खाद्य सूचकांक के बारे में बात करें तो ये प्राथमिक वस्तु समूह के जो खाद्य पदार्थ होते हैं तथा निर्मित उत्पादों के खाद्य उत्पाद होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसका योगदान 24.4% होता है। इस तरह टोटल WPI में 697 वस्तुएं शामिल होती हैं, जो कि टोटल भारांश का 100% है। ठीक है। ध्यान रखना, WPI में कितनी वस्तुएं शामिल होती है, 697 वस्तुएं इसमें गाइस शामिल होती हैं। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान है वो विनिर्मित उत्पादों का है, और सबसे कम है वो एनर्जी का आता है, ऊर्जा का 13.2%, विनिर्मित उत्पादों का 64.2% इसमें योगदान है। अब अपन जारी चर्चा कर लेते हैं राज्य WPI के बारे में। तो राज्य का जो राजस्थान का होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो मासिक आधार पर ही जारी किया जाता है, जैसा कि भारत का होलसेल प्राइस है उसी की तरह। इसे सांख्यिकी आर्थिक निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो अपना सांख्यिकी आर्थिक निदेशालय वो इसे जारी करता है, और इसका आधार वर्ष है वो 1999 से 2000 है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग है, यहाँ पे इसका आधार वर्ष है वो 1999 से 2000 है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसमें गाइस लगभग 154 वस्तुएं शामिल हैं। इसमें WPI में प्राथमिक वस्तुओं की संख्या की जो विनिर्मित वस्तुएं हैं वो सबसे ज्यादा है। WPI की जो राजस्थान में जो भारांश है उसके बारे में बात करें, राजस्थान में लगभग 154 वस्तुएं हैं, जिनमें 75 वस्तुएं हैं वो प्राथमिक वस्तुएं हैं, जिसमें कृषि, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि आ जाते हैं, जिनका भारांश लगभग 33% है। और वही 69 वस्तुएं हैं, 69 वस्तुएं हैं वो विनिर्मित वस्तुएं हैं, जिनका भारांश सबसे ज्यादा है, 49% के आसपास। 10 वस्तुएं हैं वो ऊर्जा की है, जिसमें ईंधन, शक्ति आदि आ जाते हैं, जिनका भारांश 16% के आसपास है। इस तरह लगभग 154 वस्तुएं राजस्थान WPI में शामिल हैं। वहीं भारत WPI में लगभग कितनी वस्तुएं शामिल है, 697। और राजस्थान में कितनी है, 154, 154 वस्तुएं इसमें शामिल है। दोस्तों, इस बार का WPI है भारत का वो लगभग 151.3% है, जो कि 2024 में भी इतना ही रहा, और 2023 में भी 151.3% ही था। इस बार इसमें 0% की वृद्धि हुई है। वही राजस्थान का WPI है वो 387.90 है, जिसमें वृद्धि हुई है 0.54% की पिछले साल की अपेक्षा। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत का WPI है वो 154.3 है और राजस्थान का है 387.90। आगे चर्चा करते हैं CPI के बारे में, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके बारे में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। पहले तो ध्यान रखने वाली बात है कि इसे जारी कौन करता है। इसे जारी करता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, NSO इसे जारी करता है, जिसका आधार वर्ष है 2016। वहीं WPI का आधार वर्ष था 1999 से 2000, और अपना इसका CPI का आधार वर्ष क्या है, 2016। ठीक है, ये प्रत्येक माह जारी किया जाता है। यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसको मापता है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है, सेवाएं जिसमें भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं
कि कीमतों की जो अंतर्गणना है वो करता है। इसे भारतीय उपभोक्ता के लिए जारी किया जाता है, जो भारतीय खरीदार हैं उनके आधार बनाकर इनको जारी किया जाता है। घरेलू उपयोग हेतु खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को मुख्य रूप से यह मापता है। जैसे अपन ने घरेलू रूप में, जैसे कि अपन ने सब्जी खरीदी, तो सब्जी और कोई सर्विस हो गई, उसके उनमें जो मूल्य चेंज होता है, जो प्राइस चेंज होता है, उनको मापता है अपना सीपीआई। वो भी उपभोक्ता के आधार पर जो कंज्यूमर होता है उसको ध्यान में रखते हुए इसका मापन किया जाता है। आगे देखते हैं सीपीआई के प्रकार। गाइस, सीपीआई है वो 4 प्रकार का होता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई, ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई। ठीक है, ये तीनों है। इन्हें श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि अपने शिमला में स्थित है। श्रम ब्यूरो है गाइस, वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई है वो आधार वर्ष है उसका 2016 है। वही ग्रामीण मजदूरों के लिए जो सीपीआई है उसका आधार वर्ष है 1986-87। ध्यान रखना, 1986-87 आधार वर्ष किसका है? ग्रामीण मजदूरों के लिए जो सीपीआई जारी किया जाता है उसका आधार वर्ष 1986 है, और इस जारी किया जाता है श्रम ब्यूरो के द्वारा। वहीं एक सीपीआई और होता है, सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त सीपीआई, जो कि जारी किया जाता है सीएसओ के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और इसका आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई 4 प्रकार के सीपीआई होते हैं। एक औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई जिसका आधार वर्ष 2016 है। कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई, ग्रामीण मजदूर होते हैं उनके लिए सीपीआई जिसका आधार वर्ष 1986-87 है। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का जो संयुक्त सीपीआई है उसका आधार वर्ष है 2012, जो कि एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। गाइस, अपनी जो मौद्रिक नीति समिति बनी थी 2016 में उर्जित पटेल कमेटी के आधार पर, इसने डिसाइड किया था कि जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है, उसको प्लस माइनस 4 और 2 के बीच में रखना है, नियंत्रित करने के लिए रखना है। उसी के आधार पर सीपीआई डेटा का उपयोग किया जाता है। अर्थात जो अपनी मौद्रिक नीति समिति ने डिसाइड किया था कि जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, वो 4 और 2 के बीच में होनी चाहिए। इस गणना के लिए वो जिस डेटा का उपयोग करती है सीपीआई के लिए की जाती है, उस गणना के लिए सीपीआई का उपयोग किया जाता है। आधार पूछ लिया जाए कि आरबीआई है वो वर्तमान में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में से किसका उपयोग करती है महंगाई को मापने के लिए, तो आरबीआई है वो सीपीआई को उपयोग करती है महंगाई के मापन हेतु। गाइस, सीपीआई की गणना में लगभग 88 केंद्र है। राजस्थान में इसके 3 केंद्र है। ध्यान रखना, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। अलवर से पहले गाइस यहाँ पर अजमेर था, लेकिन वर्तमान में अलवर में गणना की जाती है सीपीआई की। कितने स्थान है राजस्थान में? राजस्थान में 3 है, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। आगे अपन देख लेते हैं कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अंतर क्या होता है। गाइस, डब्ल्यूपीआई है वो उत्पादक स्तर पर या जो महंगाई को ट्रैक करता है, ठीक है। मतलब जैसे अपन कृषि का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कपास होती है, उससे रुई, ऊन वगैरह बनती है, कपड़ा बनता है, उत्पादन स्तर पर जो भी महंगाई होती है उसको ट्रैक करता है डब्ल्यूपीआई। सीपीआई है वो उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन को मापता है। अर्थात कोई उपभोक्ता मान लिया सब्जी खरीद रहा है, उसमें जो कीमत में जो चेंजमेंट आया वो सीपीआई होता है। और जो उत्पादन स्तर पर जैसे बहुत सारा जो सब्जियां खरीदी जाती है मंडी से, तो थोक में खरीदी जाती है, उसमें जो महंगाई का जो अंतर आता है वो डब्ल्यूपीआई में मापा जाता है। गाइस, ध्यान रखने वाली बात यह है कि डब्ल्यूपीआई है वो विनिर्मित वस्तुओं को अधिक वेटेज देता है, वही सीपीआई है वो खाद्य वस्तुओं को अधिक वेटेज देता है। डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष दोनों का 11-12 है, और सीपीआई का भी 11-12 है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डब्ल्यूपीआई होती है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। वहीं अपने जो सीपीआई है उसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि वस्तुओं को सेवाओं को क्या डब्ल्यूपीआई में शामिल किया जाता है? नहीं, वस्तु और सेवाएं होती है वो सीपीआई में शामिल की जाती है। इसमें पूरे देश के लिए सामान होता है, और सीपीआई में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भिन्न भिन्न रूप से इसे तैयार किया जाता है। गाइस, डब्ल्यूपीआई में भारत की मुद्रास्फीति की गणना पर डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति दर का प्रयोग किया जाता है। वही मौद्रिक नीति की गणना है वो सीपीआई के आधार पर की जाती है। कौन करता है मौद्रिक नीति की गणना?
आरबीआई करता है, जो कि सीपीआई के आधार पर करता है। ठीक है, आरबीआई है वो मुद्रा नीति की गणना है वो सीपीआई के आधार पर की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना है वो मुद्रास्फीति दर है वो डब्ल्यूपीआई के आधार पर की जाती है। अब कुछ अन्य फैक्ट और देख लेते हैं। गाइस, खाद्य वस्तुओं का सीपीआई भार है वो 46% है। उसके डब्ल्यूपीआई है मतलब 24% भार के भारांक से अधिक है। ठीक है, खाद्य वस्तुओं का भारांश है वो सीपीआई में ज्यादा है। कृषि मूल्य सूचकांक के बारे में बात करें तो गाइस, इसका आधार वर्ष है वो 2005-6 से 2007-8 है। वहीं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है वो 2011-12 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अपन देख लेते हैं कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गाइस, कृषि में आती है फसल, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य। इसके अलावा जो खनन भी कभी कभी कृषि क्षेत्र में इंक्लूड कर लिया जाता है। उद्योग है, उद्योगों में आता है खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, निर्माण क्षेत्र और जो उपचारात्मक सेवाएं होती है वो उद्योग क्षेत्र में आती हैं। सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सर्विस सेक्टर में व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, संपत्ति, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पेशेवर सेवाएं होती है वो, साथ ही रेलवे और जो अन्य सर्विस होती है वो सेवाओं में शामिल होती है। तो कृषि में आती है फसल, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य। उद्योग में खनन, विनिर्माण संबंधी गैस, जलापूर्ति आदि चीजें आ जाती है। सर्विस सेक्टर में जो अपन सर्विस वगैरह करते हैं वो चीजें शामिल होती हैं। ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी चीजें हैं वो उद्योग क्षेत्र में नहीं आती, तो आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि जब व्यापार है क्या उद्योग क्षेत्र में आता है? तो नहीं, व्यापार है और जो भंडारण होता है वो सर्विस सेक्टर में आता है, ना कि उद्योग क्षेत्र में। ठीक है, अब अपन डेटा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि इस बार अपनी जीडीपी कितनी परसेंट हुई भारत की तुलना में, या फिर राजस्थान का जीडीपी क्या रहा, इनके बारे में। तो ये सारणी है, इसको आप रट लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, जीडीपी है जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। राजस्थान का जीडीपी अनुपात करें स्थिर मूल्यों के आधार पर तो 8.45 लाख करोड़ रुपए है। कितना? 8.45 लाख करोड़ रुपए है वो राजस्थान का जीडीपी है। वहीं वृद्धि दर की बात करें, राजस्थान की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी हुई? तो 8.03% है वो स्थिर मूल्यों के आधार पर जीडीपी प्रतिशत रहा। ठीक है, एक बार मैं इसे साफ कर देती हूँ। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की जीडीपी है वो 15.28 लाख करोड़ रुपए रही। प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर रही वो 12.56%। गाइस, ध्यान रखना, स्थिर कीमतों पर अपन जो जीडीपी वगैरह देखते हैं वो मोस्टली कम होती है और प्रचलित कीमतें होती हैं क्योंकि वो हर साल चेंज होती रहती है, तो इस आधार पर ये मोस्टली ज्यादा ही होती है। भारत की जीडीपी ज्ञात करें स्थिर कीमतों पर तो 173.82 लाख करोड़ रुपए है। प्रतिशत वृद्धि हुई 8.2%। और प्रचलित कीमतों पर भारत की जीडीपी 295.36 लाख करोड़ रुपए है और वृद्धि दर रही 9.3%। ठीक है, तो राजस्थान की जीडीपी स्थिर कीमतों पर कितनी है? 8.45 लाख करोड़, प्रचलित कीमतों पर 15.28 लाख करोड़ रुपए। स्थिर कीमतों पर वृद्धि हुई 8.03% की और प्रचलित कीमतों पर वृद्धि रही 12.56% की। भारत की जीडीपी है स्थिर कीमतों पर 173.82 लाख करोड़ रुपए, प्रचलित कीमतों पर 295.36 लाख करोड़ रुपए, वृद्धि रही स्थिर कीमतों पर 8.2% और प्रचलित कीमतों पर 9.6% की। वहीं एनएसडीपी की बात करें, नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, यह रहा 7.41 लाख करोड़ रुपए। इसकी वृद्धि रही 8.10% की। वहीं प्रचलित कीमतों पर 13.69 लाख करोड़ रुपए रही, जिसकी वृद्धि 12.41% रही। ठीक है गाइस, अब अपन देखते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में, जिसका आधार वर्ष 2011-12 प्रति व्यक्ति आय क्या कुछ है। तो गाइस, स्थिर कीमतों पर अपनी प्रति व्यक्ति आय वो 90,831 करोड़ रुपए है। ठीक है, इसमें वृद्धि रही 6.94% की। पर कैपिटा इनकम याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2024 की प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की पर कैपिटा इनकम क्या रही और प्रचलित कीमतों पर 1,67,964 रही। वहीं इसमें जो प्रचलित कीमतों वृद्धि दर रही वो 11.39% रही, 49.49%।
भारत की स्थिर कीमतों पर जो वर्दी, वो जो पर कैपिटा इनकम है वो 10,67,44 रही, जिसमें वर्दी रही 7.38 की। वहीं प्रचलित कीमतों पर जो पर कैपिटा इनकम है वो 84,205 रही, जिसमें वर्दी रही 8.86% की। ठीक है, स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम है 90,829, वर्दी रही 6.94 की। प्रचलित कीमतों पर 1,67,964 रुपए, वर्दी रही 11.49% की। वहीं भारत की स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम रही 10,67,44 और वर्दी रही 7.38 की। प्रचलित कीमतों पर भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो 84,205 रही और वर्दी रही 6.68% की। वहीं गाइस जीवीए की बात करें, इसका आधार वर्ष है 2011-12। तो जीवीए जीएसवीए है जो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड जो है वो है 7.81 लाख करोड़ रुपए, इसमें 6.92% की वृद्धि रही। वहीं प्रचलित कीमतों पर 14.28 लाख करोड़ रुपए रही, जिसमें 11.86% की वृद्धि रही। ठीक है, तो जीएसवीए है वो स्थिर कीमतों पर 2024 में 7.81 लाख और प्रचलित कीमतों पर 14.28 लाख, वृद्धि रही 9.92 की और प्रचलित कीमतों पर वृद्धि रही 11.86% की। अब कुछ बचे हुए फैक्टर और देखते हैं। जीवीए का क्षेत्रवार जीएसवीए का क्षेत्रवार योगदान करें, इसका आधार वर्ष 2011-12। प्रचलित कीमतों पर गाइस जो कृषि क्षेत्र का योगदान है जीएसवीए में वो 9.94% है, उद्योगों का 15.06%, सेवाओं का 11.26% है। ठीक है, कृषि क्षेत्र का 26.21% है, उद्योगों का 29.84% है और सर्विस सेक्टर का है वो 43.95% है। प्रचलित कीमतों पर इसका योगदान है 26, 72, 28, 21, 45, 07। ठीक है, तो सबसे ज्यादा योगदान है सर्विस सेक्टर का और सबसे कम योगदान है एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो ध्यान रखना कृषि का, सेवा का, उद्योग क्षेत्र का क्या कुछ योगदान है। कृषि है स्थिर कीमतों पर 26, 21 है और प्रचलित कीमतों पर 26, 72 है। 26, 26 तो सेम ही है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 72 है। वहीं उद्योगों का स्थिर कीमतों पर 29, 84 है और प्रचलित कीमतों पर 28, 21 है। यहाँ पर प्रचलित कीमतों पर कम है और स्थिर कीमतों पर ज्यादा है। वही सेवाएं हैं वो 43, 75 है, सॉरी 43, 95 है स्थिर कीमतों पर और 45, 07 है वो प्रचलित कीमतों पर है। ये आप चार्ट देख सकते हैं। प्रचलित कीमतों पर जो अपना कृषि का योगदान है, सर्विस सेक्टर का है उसका, तो दोस्तों कृषि क्षेत्र का योगदान है वो भारत का 17.66%, तो राजस्थान का 26.72% है। वहीं सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें तो भारत का 54.72% है, तो राजस्थान का 45.07% है। उद्योगों में राजस्थान का योगदान प्रचलित कीमतों पर 28.21% है, तो भारत का 27.62% है। ठीक है गाइस, ये अपन ने जाना क्षेत्रवार इस चार्ट के माध्यम से योगदान के बारे में। तो ये अपना पहला चैप्टर था, इसमें अपन ने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, राजस्थान का प्रचलित कीमतों पर जो जीडीपी अनुपात है वो 5.81% है। तो ये अपन ने जान लिया फर्स्ट चैप्टर के बारे में। अब अपना जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। तो आज इतना ही, थैंक यू।